वेलकम एवरीवन। पिछले वीक में हम लोग 0.1% पे थे, पर आज हम लोग 1% पे आ गए हैं। तो आप जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनका अगले 3 साल तक जीएसटी माफ कर दिया जाएगा। अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं चैप्टर पे। तो जैसा कि आपको पता है, ये यूनिट 6 को हम लोग कर रहे थे लॉजिकल रीजनिंग। उसमें हम लोग देखेंगे आज स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। उसमें स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो उसमें सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब ये आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है? आर्ग्यूमेंट मतलब दो जो सेंटेंस रहता है उससे जो कंक्लूजन निकालते हैं उसी को पूरे तरीके से कहा जाता है आर्ग्यूमेंट्स। प्रेमिस प्रेमिस और कंक्लूजन उसको कहा जाता है आपका आर्ग्यूमेंट। इसमें देखेंगे कैसे आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं। तो पहला है आपका सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल आर्ग्यूमेंट की बात की जाए, सिमेट्रिकल आर्ग्यूमेंट में दोनों जो आपका प्रेमिस होता है और कंक्लूजन होता है दोनों आपका सेम होता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, यहाँ पर मान लीजिए प्रीमिस दिया हुआ है ए इज इक्वल टू बी। तो हम लोग कुछ अमाउंट यहाँ पर लिख लेते हैं। ए है 20 और बी भी है 20। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्या है? ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब कंक्लूजन में यहां पर हम लोग ये लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए। देखिए कंक्लूजन क्या है? बी इज इक्वल टू ए। बी कितना है? 20 इक्वल टू ए 20। तो ये हो गया आपका वैलिड स्टेटमेंट। यही है आपका सिमेट्रिकल, जिसमें दोनों और प्रीमाइस और कंक्लूजन में रिलेशन है और दोनों आपके वैलिड है। फिर चलते हैं एसिमेट्रिकल पे। एसिमेट्रिकल पे क्या होता है? एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है प्रीमिस कि ए इज ग्रेटर देन। तो यहाँ पर ए को क्या लिख सकते हैं? ए को मान लीजिए 30 लिख दिए और बी को मान लीजिए लिख दिए 20। तो हमारा ये स्टेटमेंट सही हो गया। ए जो कि है 30 इज ग्रेटर देन बी। इससे हम लोग कंक्लूजन लिख सकते हैं क्या? बी इज ग्रेटर देन ए। अगर ये स्टेटमेंट हम लोग लिखे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो 20 इज नेवर मोर देन 30। ये आपका गलत हो गया है। इसे कहा जाता है एसिमेट्रिकल रिलेशन। फिर हम लोग देखेंगे नॉन सिमेट्रिकल रिलेशन। नॉन सिमेट्रिकल रिलेशन होता है कि आपका कंक्लूजन निकलता है वो वैलिड भी हो सकता है या फिर इनवैलिड भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस है ए इज द ब्रदर ऑफ बी। कंक्लूजन में हम लोग ये लिख सकते हैं कि बी इज द ब्रदर ऑफ ए। देखिए ये जो कंक्लूजन है ये आपका वैलिड भी हो सकता है या फिर इनवैलिड भी हो सकता है। वो कैसे? देखिए बी इज द ब्रदर ऑफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी। मान लीजिए दो है यहाँ पर ए और बी। ठीक है, ये ए जो है वो आपका मेल दिया हुआ है। ये जो है आपका मेल है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ये हम लोग के सेंटेंस से पता चल रहा है। हम लोग क्या ये लिख सकते हैं बी इज द ब्रदर ऑफ ए? ये सही भी हो सकता है, ये स्टेटमेंट जो है ये वैलिड भी हो सकता है, पर से ये इनवैलिड भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि ये सिस्टर भी हो सकती है। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये जो है ये मेल है, तो ये फीमेल भी हो सकती है और उस रिलेशन से इनकी सिस्टर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो नॉन सिमेट्रिकल सेंटेंस रहता है
नॉन सिमेट्रिकल सेंटेंस में आपका 50% वैलिडिटी रहता है, तो वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है। फिर आएंगे हम लोग ट्रांसिस्टिव रिलेशन में। ट्रांसिस्टिव रिलेशन में क्या होता है, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, A is equal to, अब यहाँ पर एक अमाउंट लिख लेते हैं हम लोग, A है 20 इज इक्वल्स टू B है 20। फिर दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है हम लोग को कि 2B is equal to C। अब B इक्वल्स टू C दिया हुआ है, मतलब C भी कितना होगा, C भी होगा आपका 20। तो इससे हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि A is equals, क्योंकि यहाँ पर क्या है, A 20 है और C भी आपका क्या है 20 है, ये हम लोग कंक्लूजन बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जो फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी में एक रिलेशन बनाती है, तो उसी को कहा जाता है आपका ट्रांजिस्टिव रिलेशन। फिर देखेंगे इंट्रिंसिक रिलेशन। इंट्रिंसिव रिलेशन, इंट्रिंसिव रिलेशन में क्या होता है, मान लीजिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, ए इज द फादर ऑफ बी, ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस में क्या दिया हुआ है कि बी इज द फादर ऑफ सी। अब ये तो तीनों सेंटेंस का अगर एक डायग्राम बनाए कैसा होगा, ए फादर है बी के और बी इज द फादर ऑफ सी। इससे हम लोग कंक्लूजन ये लिख सकते कि ए द फादर ऑफ सी। जैसे हम लोग ट्रांसिस्टिव में लिखते थे, इसमें वो रिलेशन हम लोग नहीं बना सकते, और जो रिलेशन नहीं बना सकते ऐसे दो सेंटेंस में, उससे कहा जाता है इंटर ट्रांसिव। क्योंकि यहाँ पर अगर रिलेशन देखें तो फिर क्या होगा, ए इज द फादर नहीं होगा, यहाँ पर क्या है, ए इज द ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ऑफ सी। तो यहाँ पर रिलेशन तो है, पर ये मतलब सही रिलेशन नहीं दिखा रहा, फादर नहीं होगा ग्रैंडफादर है, इसे कहा जाता है इंटरटेंसिव रिलेशन। अब देखेंगे नॉन ट्रांसिस्टिव रिलेशन। नॉन ट्रांसिस्टिव रिलेशन मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी मतलब इक्वल नहीं है या फिर रिलेशन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए पहला सेंटेंस हम लोग को दिया हुआ है, ए इज द enemy ऑफ बी, और दूसरा सेंटेंस हम लोग को दिया हुआ है, बी इज द enemy ऑफ। तो यहां से क्या हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ए enemy ऑफ, ये कंक्लूजन बिल्कुल ही है, कोई आसपास भी इसका रिलेशन नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन ट्रांसिस्टिव। आई होप आप लोग को ये 6 जो है वो क्लियर हो चुके हैं। पहला है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या होता है, सिमेट्रिकल में जो आपका प्रेमिस रहता है और कंक्लूजन रहता है उनका रिलेशन वैलिड होता है, एसिमेट्रिकल में उनका रिलेशन नॉन वैलिड। नॉन सिमेट्रिकल में क्या होता है, आपका वैलिड भी हो सकता है या फिर नॉन वैलिड भी हो सकता है। ट्रांजिस्टिव रिलेशन में क्या होता है,
आपका फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी में डायरेक्ट रिलेशन बनता है। इंटरट्रांसिव रिलेशन में क्या होता है, आपका जो फर्स्ट पार्टी है और जो थर्ड पार्टी है इनमें नॉन डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट तो नहीं है, नॉन डायरेक्ट रिलेशन बनता है। और नॉन ट्रांसिटिव में क्या है, नो रिलेशन। इसके बाद हम लोग चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है आपका प्रोपोजिशंस में जाएंगे। प्रोपोजिशंस को एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है। आपके 4 टाइप के होते हैं, ए टाइप, आई टाइप, ई टाइप और ओ टाइप। एक एक करके इसको समझ लेते हैं हम लोग। अगर ए टाइप की बात की जाए तो जो भी सेंटेंस में ऑल या फिर सबके बारे में बात किया जाता है, ऑल और आपका पॉजिटिव रहता है, ऑल इंक्लूसिव और पॉजिटिव। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर एग्जांपल दूं, ऑल एप्पल्स आर स्वीट, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये हो गया ए टाइप प्रोपोजिशन का। फिर आएंगे हम लोग आई टाइप प्रोपोजिशन में। आई टाइप प्रोपोजिशन में आपका सम इंक्लूडेड रहता है और ये भी आपका पॉजिटिव होता है। तो इसका अगर एग्जांपल दे तो क्या होगा, सम एप्पल्स आर स्वीट। फिर यहाँ हम लोग आएंगे ई टाइप प्रोपोजिशन में। ई टाइप प्रोपोजिशन नेगेटिव प्रोपोजिशन रहता है, इसमें भी सबको इंक्लूड किया जाता है, इसमें भी सबको इंक्लूड किया जाता है, पर ये नेगेटिव, सॉरी सबको एक्सक्लूड किया जाता है और ये नेगेटिव टाइप का होता है। जैसे यहाँ पर अगर एग्जांपल दूं, नन ऑफ दिस आर स्वीट, ये हो गया आपका ई टाइप प्रोपोजिशन। और लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता है आपका ओ टाइप प्रोपोजिशन। ओ टाइप प्रोपोजिशन क्या होता है, इसमें आपका सम रहता है और जो सेंटेंस होता है वो आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल अगर दूं, सम ऑफ द एप्पल्स आर नॉट स्वीट। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया आपका ओ टाइप प्रोपोजिशन का। अब हम लोग देखेंगे इसे याद रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म या फिर निमोनिक्स, जो भी आप कहना चाहे आप याद रख सकते हैं। हिंट ऑफ ऑल इंक्लूसिव टाइप, हिंट ऑफ ऑल इंक्लूसिव टाइप। इसमें अगर देखें पहला सेंटेंस आपका ई जो कि है आपका नेगेटिव, ऑल और नेगेटिव और नेगेटिव। फिर है आपका ओ टाइप क्या है, ये है आपका सम और नेगेटिव। फिर आता है ए क्या है आपका, ए है आपका ऑल और पॉजिटिव। आई क्या है, ये है आपका सम और पॉजिटिव। तो आपको सिर्फ ये सेंटेंस याद रखना होगा और ये है कि सब पहले 2 है नेगेटिव, फिर है आपका पॉजिटिव। तो ये सेंटेंस याद कर लीजिए,
एंड ऑफ ऑल इंक्लूसिव टाइप। अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। अब आई होप आपको वो पार्ट क्लियर हो गया है। वहीं से है आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या होता है? जब मान लीजिए कोई ए स्टेटमेंट दिया हुआ है, ए टाइप का सेंटेंस दिया हुआ है, और कंक्लूजन में आपका ओ टाइप का सेंटेंस है, या फिर आपका ई टाइप का सेंटेंस है, से कन्वर्ट किया गया है आपके आई टाइप के टेंस में, तब ये हो जाता है आपका कॉन्ट्राडिक्टरीज। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। पहले देखिए, कॉन्ट्राडिक्टरी में ए टाइप का सेंटेंस है। ए टाइप का सेंटेंस क्या होगा? ऑल, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर ऑल एनिमल्स आर काइंड। ओ टाइप का सेंटेंस क्या होगा? सम आर नॉट। तो अगर ऐसा आपको दो सेंटेंस दिया हुआ है और फिर आपको पूछा जाए इनमें से कौन सा है कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी या फिर सब ऑल्टरेशन, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा वो है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, कि ए टाइप से फॉलो किया गया है ओ टाइप को। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं ई टाइप। ई टाइप में क्या होगा आपका? नन of the animals are kind। नन ऑफ द एनिमल्स आर काइंड, ये क्या हो गया आपका ई टाइप का प्रोपोजिशन। इसे अगर आई टाइप के प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या होगा? सम ऑफ द एनिमल्स आर काइंड। तो ये हो गया आपके आई टाइप प्रोपोजिशन में। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये कॉन्ट्राडिक्टरी। तो जब भी हम लोग ए टाइप का जो सेंटेंस रहेगा उसे ओ टाइप में कन्वर्ट करेंगे, या फिर ई टाइप का जो सेंटेंस रहेगा उसे आई टाइप में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। फिर देखेंगे हम लोग कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट। कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट में क्या होता है? जो हम लोग का ए टाइप का सेंटेंस होता है उसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं आपके ई टाइप के सेंटेंस में। जैसे यहाँ पर भी फिर से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ए टाइप का सेंटेंस क्या हो जाएगा? ऑल एनिमल्स आर काइंड। इसके कॉन्ट्रेरी सेंटेंस क्या हो जाएगा ई टाइप का? नो एनिमल आर। तो ये हो जाएगा आपका ई टाइप का सेंटेंस। तो यही हो गया आपका कॉन्ट्रेरी सेंटेंस, जिसमें आपका दोनों ऑल इंक्लूसिव रहता है, पर जो आपका सेंटेंस का क्वालिटी होता है वो अलग होता है। यहाँ पर बता रहा है कि एनिमल्स काइंड है, यहाँ पर बता रहा है कि कोई भी एनिमल काइंड नहीं है। तो वो हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट। फिर हम लोग आएंगे सब कॉन्ट्रेरीज में। सब कॉन्ट्रेरीज से पहले ये एक बार क्लियर कर दूं। सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो सब कॉन्ट्रेरी में जो आई टाइप का
सेंटेंस होता है उससे कन्वर्ट करते हैं हम लोग वो टाइप के सेंटेंस में। आई टाइप के सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाता है आपके ओ टाइप के सेंटेंस में। जैसे कि यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लूँ तो होगा आपका सम else are रो टाइप का सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सम एनिमल्स आर नॉट। तो ये हो गया आपका ओ टाइप का सेंटेंस। तो इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन या फिर इस तरीके के जो दो सेंटेंसेस दिए जाएंगे वो होंगे आपके सब कॉन्ट्ररी टाइप। फिर लास्ट हम लोग देखेंगे सब ऑल्टरेशन। लास्ट है आपका सब ऑल्टरेशन टाइप। तो सब ऑल्टरेशन में क्या किया जाता है, जो ए टाइप का सेंटेंस है उससे कन्वर्ट किया जाता है आपके आई टाइप में, और जो आपका ई टाइप का सेंटेंस है उसे कन्वर्ट किया जाता है आपके ओ टाइप के। ये है आपका सब अल्टरेशन। तो यहाँ पर भी फिर से एग्जाम्पल से समझेंगे। ए टाइप का सेंटेंस क्या होगा, आपका ए टाइप का सेंटेंस होगा ऑल एनिमल्स आर काइंड। और आई टाइप का सेंटेंस क्या होगा, सम आर। वैसे ही अगर सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर क्या है, ई टाइप ऑफ सेंटेंस, नो आर। तो इसमें वो टाइप का प्रोपोजिशन क्या होगा, सम एनिमल्स आर नॉट काइंड। तो ये हो जाएगा आपका सब ऑल्टरेशन। मुझे पता है ये थोड़ा बहुत आपके लिए कंफ्यूजिंग रहा होगा। इसके बाद हम लोग एक चार्ट देखेंगे, इससे ये याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका इंक वाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा एक साइड पे ए टाइप। पहले आप इस चार्ट को देख लीजिए, फिर आप इस चार्ट को लिख लीजिएगा। पहले इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। पहला है आपका ए टाइप साइड पे, दूसरे साइड पे आपका लिख लीजिए ई टाइप। ये दोनों आपके ऑल इंक्लूसिव। फिर आपका लिख लीजिए इधर आई टाइप, और उसके नीचे लिख लीजिए ओ टाइप। ये है आपके पर्टिकुलर। पहले ऑल इंक्लूसिव पॉजिटिव लिख लीजिए, सब का पॉजिटिव। सम का पॉजिटिव क्या है, आई। नेगेटिव ऑल का क्या है, ई टाइप। और सम क्या है, ओ टाइप। ये आप लोग पहले लिख लीजिए। फिर यहाँ पर लाइन्स बनाएंगे। अब जब हम लोग ए से ई टाइप में करते हैं तब उससे क्या कहते हैं, ऑन रेडी स्टेटमेंट। जब हम लोग ए से ई टाइप में कन्वर्ट करते हैं या फिर ई टाइप से ए टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उससे क्या कहा जाता है,
आपका कॉन्ट्रैरी स्टेटमेंट। जब हम लोग आई से ओ टाइप में कन्वर्ट करते हैं तब क्या कहा जाता है? तब कहा जाता है आपका तब कॉन्ट्रैरी आई से ओ टाइप में कन्वर्ट करे या ओ से आई टाइप में कन्वर्ट करे, उससे कहा जाता है आपका सब कॉन्ट्रैरी स्टेटमेंट। और अगर हम लोग ए से आई टाइप में कन्वर्ट करें तो उससे क्या कहा जाता है? आपका सब अल्टरेशन। यहाँ भी ई से ओ टाइप में अगर कन्वर्ट करें तो क्या कहा जाएगा? तो कहा जाएगा आपका सब और ये सिर्फ एक ही साइड पे ट्रू होता है कि ई से आप ओ कन्वर्ट करें तब आपका आता है सब ऑल्टरेशन, और ए से आई टाइप में जब कन्वर्ट करते हैं तब आता है आपका सब ऑल्टरेशन। तो इसके बीच में भी ड्रॉ करेंगे। तो वहां पर लिखेंगे आपका कॉन्ट्रा इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या होंगे? जब ए से आप ओ टाइप में कन्वर्ट करेंगे या फिर ई टाइप का जो सेंटेंस होगा वो कन्वर्ट करेंगे आई टाइप के सेंटेंस में, और ट्रू फॉर वाइस वर्सस। तो ये जो टेबल है इसे एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, इसका हो सके तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सबसे अच्छा होगा कि आप लोग अगर इसको लिख ले। ए टाइप सेंटेंस क्या होता है? ए टाइप सेंटेंस आपका पॉजिटिव होता है और आपका ऑल रहता है। उसके नीचे आई लिखना होगा जो आपका पॉजिटिव रहता है और आपका सम रहता है। ऊपर क्या है? ई टाइप। ई टाइप क्या होता है? आपका नेगेटिव होता है और आपका ऑल। ओ टाइप क्या होता है? ओ टाइप आपका नेगेटिव होता है और ये होता है आपका। तो ये जो चार्ट है ये अच्छे तरीके से देख लीजिए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसे और एक बार मैं बता देता हूँ। ए टाइप का कोई सेंटेंस रहेगा, ए टाइप के सेंटेंस को अगर हम लोग ई टाइप के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो फिर आता है कॉन्ट्रैरी। वैसे ही ई टाइप के सेंटेंस को अगर ए टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो भी आता है कॉन्ट्रैरी। ये है आपका वाइस वर्सा, ट्रू फॉर बोथ। ठीक है, फिर आएंगे हम लोग सब ऑल्टरेशन में। सब ऑल्टरेशन की अगर बात की जाए तो ए टाइप का सेंटेंस होता है, जब आई टाइप के सेंटेंस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तब होता है आपका सब ऑल्टरेशन, पर इसमें कोई वाइस वर्सा नहीं है। वैसे ई टाइप के सेंटेंस को अगर हम लोग ओ टाइप के सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो आता है हम लोग का सब ऑल्टरेशन, इसमें भी किसी भी तरीके का वाइस वर्सा नहीं है। और सबसे लास्ट में आता है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी में हम लोग अगर ए टाइप के सेंटेंस को ओ टाइप के सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो फिर हम लोग को आता है कॉन्ट्राडिक्टरी। वैसे ही ओ टाइप के सेंटेंस को ए टाइप में कन्वर्ट करें तो भी होता है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं ये आपके वाइस वर्सा होता है। वैसे ई टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं आई टाइप में, और आई टाइप अगर दिया जाए ई टाइप में तो वो हो जाते हैं आपके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। अब टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। अगर टाइप्स ऑफ डेफिनेशन की बात की जाए, हम लोग को वर्ड्स के डेफिनेशन जो है वो किस प्रकार से दिए जाते हैं और किस कारण से दिए जाते हैं उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं। तो पहला है आपका इंटेंशनल डेफिनेशन। इंटेंशनल डेफिनेशन में क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हम लोग को डेफिनेशन दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर केमिस्ट्री में वाटर का मीनिंग पूछे या फिर डेफिनेशन पूछे
तो फिर बोला जाएगा वो एक कंपाउंड है जो कि आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। ये हो जाएगा आपका केमिस्ट्री का डेफिनेशन। और फिजिक्स में अगर सेम चीज का डेफिनेशन पूछा जाए पानी का, तो फिर बोला जाएगा कि पानी एक लिक्विड है जो कि आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है और 0 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग फ्रीजिंग 0 डिग्री सेल्सियस उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो डेफिनेशन जो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसी को कहा जाता है आपका इंटेंशनल डेफिनेशन। फिर हम लोग आएंगे एक्सटेंशनल डेफिनेशन। एक्सटेंशनल डेफिनेशन में एक जो कोई सिंपल वर्ड है उसका हम लोग कॉम्प्लेक्स मतलब पूरा एकदम कॉम्प्लेक्स और फुल डेफिनेशन देते हैं। जैसे कि एक्सटेंशनल डेफिनेशन अगर आप लोग को किसी को समझाना हो क्लासरूम क्या होता है, तो क्लासरूम आप समझाएंगे कि वहां पर टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, टेबल चेयर और टीचिंग एड होता है। तो ये सबको मिला के बनता है आपका क्लासरूम। तो ये हो गया आपका एक्सटेंशनल डेफिनेशन। जो एक ही चीज का आपने एक्सटेंशन में डेफिनेशन दिया उसे कहा जाता है आपका एक्सटेंशनल डेफिनेशन। फिर हम लोग आएंगे लेक्सिकल डेफिनेशन। लेक्सिकल डेफिनेशन में हम लोग डिक्शनरी का मीनिंग देखते हैं। डिक्शनरी का मीनिंग मान लीजिए वही क्लासरूम के एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर लेक्सिकल डेफिनेशन क्या हो जाएगा क्लासरूम में, अ प्लेस where education is received by students। तो ये हो गया आपका लेक्सिकल डेफिनेशन। कोई एक पर्टिकुलर वर्ड का आप जब मीनिंग समझाते हो अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, वो हो जाता है आपका लेक्सिकल डेफिनेशन। फिर आता है आपका स्टिपुलेटेड डेफिनेशन। स्टिपुलेटेड डेफिनेशन में मतलब क्या होता है, एक जो कोई वर्ड है उसका डबल मीनिंग होता है। जैसे मान लीजिए कोई कोई एक पर्सन है और वो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, वो क्या बोलेगा कि अच्छे दिन आ गए हैं। मान लीजिए दूसरा कोई बंदा है वो पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा नहीं मानता, तो वो क्या बोलेगा, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, अच्छे दिन आ गए हैं। तो दोनों ने जो बात कही है अच्छे दिन आ गए, दोनों ने सेम बात कही है पर दोनों का मीनिंग अलग है। ये एक पॉजिटिव सेंस में कह रहा है और ये एक नेगेटिव सेंस में कह रहा है। तो वही है स्टिपुलेटेड डेफिनेशन, जो एक ही चीज का आप 2 या 3 मीनिंग होते हैं। फिर है आपका प्रिसाइजिंग डेफिनेशन। प्रिसाइजिंग डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई एक जो चीज है उसका एकदम क्लैरिफाई वैल्यू देना, मतलब एक वेग टर्म है उसका कोई क्लैरिफिकेशन देना। रामायण में आपको याद होगा कि हनुमान जी को बोला गया था कि पंचवटिका वहां से लेके आओ, तो उनको समझ में नहीं आया कि उस पहाड़ में पंचवटिका कौन सा है, तो उन्होंने पूरा पहाड़ ले आए। तो एक वेग टर्म क्या था, वहां पर पहाड़ था, वो पहाड़ था एक वेग टर्म। और उस वेग टर्म में पर्टिकुलर क्या था, वो जो पंचवटिका लाने के लिए बोला गया था। टू क्लैरिफाई या वेग टर्म वही होता है प्रिसाइजिंग डेफिनेशन। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई रेस हुआ, तो फिर मान लीजिए ए और बी में रेस हो रहा है, ए वर्सेस रेस हो रहा है और रेस में आपका बी जीत गया, तो फिर ये पूछा गया कि बी कितने टाइम से जीता है, कितने डिफरेंस से जीता है, तो बोला गया कि 2 सेकंड से। तो 2 सेकंड क्या हो जाएगा, आपका वेग टर्म हो जाएगा। और अगर कोई मेडल देना पड़ा तो फिर उससे डाटा में नोट करना पड़ा, तो ये क्लैरिफाई किया जाएगा कि 2.3 सेकंड के डिफरेंस से जीता है। तो ये जब हम लोग क्लैरिफिकेशन करते हैं वेग टर्म को,
उसी को कहा जाता है प्रिसाइजिंग डेफिनेशन। फिर आता है आपका परसुएसिव डेफिनेशन। परसुएसिव डेफिनेशन क्या होता है? कोई भी एक चीज से आप जब वहां से इमोशन अटैच कर लेते हैं, कोई भी एक डेफिनेशन होता है, वर्ड होता है, उससे जब आप कोई डेफिनेशन अटैच कर लेते हैं, वही होता है अटैचिंग डेफिनेशन, अटैचिंग इमोशन। जैसे कि आईआईटी एक कॉलेज है, उससे आप इमोशन अटैच कर लेते हो कि वो वेरी गुड है कि वो बहुत अच्छा है। तो ये आप एक पर्सुएसिव डेफिनेशन में क्या कर लेते हो कि एक पर्टिकुलर जो चीज है उससे एक इमोशन अटैच कर लेते हो और उसी इमोशन को मानने लगते हो। तो आप ये मानने लगते हो कि आईआईटी में जिस बच्चे का हो गया वो बच्चा बहुत अच्छा है। तो ये हो गया आपका पर्सुएसिव डेफिनेशन। फिर आता है आपका ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन की अगर बात की जाए, घर में मान लो कि मम्मी ने बताया कि पापा को कि आप आटा ले आइए, दुकान से आटा ले आइए। अब पापा ने पूछा कितना आटा ले आना है, मम्मी ने बोला कि 2 kg आटा आप ले आइए। तो ये जो एक पर्टिकुलर मेजरमेंट एक चीज को दे दिया गया, एक डेफिनेशन को दे दिया गया, उसी को कहा जाता है ऑपरेशनल डेफिनेशन। एक पर्टिकुलर चीज है, उससे जो मेजरमेंट दे दिया गया कि 2 kg आटा चाहिए, उसी को कहा जाता है ऑपरेशनल डेफिनेशन। फिर आएंगे हम लोग फंक्शनल डेफिनेशन में। फंक्शनल डेफिनेशन में आपका पर्पस देखा जाता है। जैसे कि घर में आपका आटा ले आया गया, फिर पापा ने पूछा इस आटे का क्या करना है, तो वहां से आंसर मिला मम्मी से कि इसका लिट्टी बनाना है। तो पर्पस क्या है, जो टर्म है उसका पर्पस क्या है, उसी को कहा जाता है फंक्शनल डेफिनेशन। एक टर्म उसका क्या पर्पस है, किस लिए लाया गया, वही हो गया आपका फंक्शनल डेफिनेशन। फिर आता है आपका ओस्टेंसिव डेफिनेशन। ओस्टेंसिव डेफिनेशन में क्या होता है, किसी एक चीज से कोई ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिया जाता है, ताकि ये ज्यादातर बच्चों के लिए किया जाता है, ताकि उनको पढ़ने के लिए और याद रखने के लिए आसान हो। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर एग्जाम्पल दूं, जब बच्चों को अल्फाबेट पढ़ाया जाता है तो उनको बताया जाता है ए फॉर एप्पल। तो ये पर्टिकुलर चीज क्या है, एप्पल है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। पर मेनली हम लोग को यहाँ पर क्या सिखाना है, यहाँ पर सिखाना है हम लोग का अल्फाबेट। फिर एक ऑब्जेक्ट होता है जिससे अटैच कर देते हैं, ताकि हम लोग को याद रखने में और पढ़ने में आसानी हो, उसे कहा जाता है आपका ऑस्टेंसिव डेफिनेशन। फिर लास्ट में हम लोग आएंगे एनालॉगस डेफिनेशन में। एनालॉगस डेफिनेशन में एक चीज को समझाने के लिए दूसरे कोई ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया जाता है। जैसे कि एक बहुत फेमस लाइन है जो कि मूवीज में भी बहुत बार यूज हुआ है कि हीरोइन का चेहरा कैसा है, या फिर हीरो जिसको पसंद करता है उसका चेहरा कैसा है, तो उसका चेहरा चांद जैसा है। ये अलग बात है कि चांद बाद में जाके अलग घर में रोशनी फैलाता है, पर हीरो जो है वो तो रोमांटिक और बेवकूफ है, वो बोलता है तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है। तो यही हो गया आपका कंपैरिजन। जब आप कोई चीज से एक दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हो किसी चीज को समझाने के लिए, तो उसी को कहा जाता है हम लोग एनालॉगस डेफिनेशन। एक बार हम लोग पूरा रिवाइज कर लेंगे हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स कैसे कैसे होते हैं। पहला है आपका सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में आपका जो प्रीमाइस और कंक्लूजन हमेशा वैलिड रहता है। एसिमेट्रिकल में आपका प्रीमाइस और कंक्लूजन हमेशा नॉन वैलिड होता है। नॉन सिमेट्रिकल में आपका प्रीमाइस और कंक्लूजन जो है वो वैलिड भी हो सकते हैं या फिर नॉन वैलिड भी हो सकता है। ट्रांसिस्टिव अगर बात की जाए तो फर्स्ट और थर्ड जो पार्टी होता है उनके बीच में रिलेशन डेवलप किया जा सकता है।
इंटेंसिव रिलेशन जो होता है, इंटेंसिव रिलेशन में फर्स्ट और थर्ड पार्टी के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन हम लोग नहीं एस्टेब्लिश कर पाते। और नॉन ट्रांसिटिव में क्या होता है कि फर्स्ट और थर्ड पार्टी के बीच में किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं होता है। फिर आएंगे हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन में। टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन हम लोग के 4 प्रकार के AIEO, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है एंड ऑफ ऑल इंक्लूसिव टाइप। ई टाइप क्या है, ये आपका नन है और नेगेटिव। ओ टाइप क्या है, ओ है आपका सम और पॉजिटिव। यहाँ से आ गया ई, यहाँ से आ गया ओ, पहला वर्ड देखना है लेटर का। फिर यहाँ से आ गया ए टाइप। ए टाइप क्या है, तो ये है ऑल आपका, और ये है आपका पॉजिटिव। और लास्ट में आ गया इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का आ गया आई। आई क्या है, तो ये हो गया सम और पॉजिटिव। फिर आएंगे हम लोग स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में क्या होगा, पहले हम लोग सीखे कॉन्ट्राडिक्टरी इसके बारे में। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब क्या होता है, ए स्टेटमेंट को जब हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं आपके ओ टाइप के स्टेटमेंट में, या फिर ई टाइप को कन्वर्ट करते हैं आई टाइप में, इसका अगर वाइस वर्सा देखा जाए तो ये भी सही होगा। फिर आएंगे हम लोग कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट में। कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो जो आपका ए टाइप स्टेटमेंट होता है उससे कन्वर्ट करते हैं ई टाइप के सेंटेंस में, तो वो हो जाता है कॉन्ट्रारी। तो इसका अगर वाइस वर्सा भी करे तो भी ये सही होगा। फिर आएंगे हम लोग सब कॉन्ट्रारी में। सब कॉन्ट्रारी अगर देखा जाए तो फिर जो आई टाइप का सेंटेंस होता है इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं ओ टाइप के सेंटेंस में, और इसका अगर वाइस वर्सा भी किया जाए तो ये भी आपका सही होगा। फिर आएंगे हम लोग सब ऑल्टरेशन में। सब ऑल्टरेशन अगर देखा जाए तो फिर जो ए टाइप का सेंटेंस होता है उससे आई टाइप के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, और ई टाइप के सेंटेंस जो होता है उससे कन्वर्ट करते हैं ओ टाइप का सेंटेंस में, और इसमें वाइस वर्सा नहीं होता है। एक ही रूल है जिसमें आपका वाइस वर्सा जो है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता। फिर हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ डेफिनेशन में। टाइप्स ऑफ डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आता है आपका टाइप्स ऑफ डेफिनेशन में सबसे पहले आता है आपका इंटेंशनल डेफिनेशन। इंटेंशनल डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मीनिंग बताया जाता है। एक्सटर्नल डेफिनेशन, एक कोई पर्टिकुलर वर्ड होता है उसी को खींच के बताया जाता है उसके बारे में। लेक्सिकल डेफिनेशन मतलब क्या होता है, जो डिक्शनरी में मीनिंग दिया उसी अकॉर्डिंग बताया जाता है। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन क्या होता है, एक ही वर्ड का जो डबल मीनिंग होता है उसे बताया जाता है। प्रिसाइजिंग डेफिनेशन जो होता है एक कोई वेग टर्म का उसका जो क्लियर होता है, वेग टर्म को क्लियर किया जाता है, वही है आपका प्रिसाइजिंग डेफिनेशन। ये है आपका परसुएसिव डेफिनेशन। परसुएसिव डेफिनेशन मतलब यही होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज से आप इमोशन जब अटैच कर देते हैं उसी को कहा जाता है आपका परसुएसिव डेफिनेशन। फिर आता है आपका ऑपरेशनल डेफिनेशन। कोई एक पर्टिकुलर टर्म से आप जब कोई मेजरमेंट इतना केजी, इतना सेंटीमीटर या फिर इतना मीटर, तो उसे कहा जाता है आपका ऑपरेशनल डेफिनेशन। फिर आता है आपका फंक्शनल डेफिनेशन। फंक्शनल डेफिनेशन मतलब कोई एक पर्टिकुलर जो चीज़ है उसका क्या काम है उसको जब समझाते हैं तब वो हो जाता है पर्टिकुलर फंक्शनल डेफिनेशन। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर एग्जांपल दूँ तो फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फंक्शनल डेफिनेशन क्या हो जाएगा, हेल्प्स अस टू ब्रीथ। तो ये हो जाएगा इसका फंक्शनल डेफिनेशन। फिर आएंगे ऑस्टेंसिव डेफिनेशन पे। ऑस्टेंसिव डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक चीज जो है उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट को अटैच कर देना ताकि बच्चों के लिए याद रखने के लिए आसानी हो, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब है आपका ऑस्टेंसिव डेफिनेशन। फिर आता है एनालॉगस डेफिनेशन। एनालॉगस डेफिनेशन मतलब यही होता है कि कोई दो ऑब्जेक्ट जो है उन दोनों को कंपेयर करना, उसी को कहा जाता है आपका एनालॉगस डेफिनेशन। अब लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे फैक्ट, ओपिनियन, बिलीफ और प्रेजुडिस के बारे में, और फिर ये क्लास खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फैक्ट के बारे में। फैक्ट मतलब क्या होता है कि समथिंग विच कैन बी प्रूवन। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर एग्जांपल दूं आप लोग को तो फिर कैट इज फ्रॉम
टाइगर्स फैमिली। तो ये चीज तो प्रूफन है थ्रू जेनेटिक्स, डीएनए, और साइंटिस्ट ने भी ये चीज देखा है कि कैट क्या है, इज फ्रॉम टाइगर्स फैमिली। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फैक्ट। फिर हम लोग दूसरा ओपिनियन को देखेंगे। ओपिनियन के अगर बारे में बात की जाए तो ये जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, इससे जब आप लोग कुछ सीखते हो वो हो जाता है आपका ओपिनियन। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल होगा कैट लाइक। तो आपने मान लीजिए कोई बिल्ली को पाला है, तो आपको पता है कि उस बिल्ली को क्या खाने में पसंद है, क्या खाने में नहीं पसंद है। तो इससे ही आपने जो कंक्लूजन निकाला है, समथिंग विच हैज बीन फॉर्म फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो इसी को कहा जाता है आपका ओपिनियन। फिर हम लोग आते हैं बिलीफ पे। बिलीफ का मतलब क्या होता है, हम लोग के एंसेस्टर या फिर हम लोग के माता पिता, सोसाइटी हम लोग को जो सिखाते हैं, उससे हम लोग जो चीज मानते हैं वो होता है आपका बिलीफ। बिलीफ में आपका फैक्ट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रहता। जैसे यहाँ पर बिलीफ का अगर एग्जांपल दिया जाए तो फिर ब्लैक कैट्स तो ये हम लोग को बचपन से सुने जा रहे हैं कि काली बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो बुरा होता है, काली बिल्ली को कभी पालना नहीं चाहिए। तो ये है आपका बिलीव, जो हम लोग पहले से सुनते हैं सोसाइटी से या फिर हम लोग से एल्डर्स से सुन के जो चीज सीखते हैं वो है आपका बिलीव, पर इसका कोई फैक्ट से मतलब नहीं है। फिर आता है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस भी में भी आपका कोई फैक्ट्स है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे पहले जो बिलीफ था वो हम लोग अपने बड़ों से सीखते थे, पर प्रेजुडिस जो है वो हम लोग खुद से बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल अगर दूं तो फिर बहुत बोलेंगे कैट्स आर बेटर देन डॉग्स। तो ये हो गया आपका प्रेजुडिस, जो आप खुद से मानते हैं, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का फैक्ट नहीं है। तो आज का क्लास यहीं तक था। बाकी अगर आप लोग को और भी ये देखना है यूनिट 6 का, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप लोग को 3 साल तक जीएसटी माफ करना है, फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए।